10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम मन यह जो हाइकू है इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। पूरक पठन है। मन के कवि है विकास परिहार। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। फिर भी हाइकू यानी क्या है? यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। दुनिया की सबसे छोटी कविता हाइकू मानी जाती है। छोटी कविता यानी क्या कि इसके पहले में 5 वर्ण होते हैं, दूसरे 7 और तीसरे लाइन में 5, यानी 17 वर्णों की यह छोटी सी कविता होती है। हमने पिछले वीडियो में 3 कविताओं का अध्ययन किया है। विकास परिहार जी ने बहुत ही अच्छी ढंग से यह हाइकू विधा लिखी हुई है। हम इसके बारीकी से इसका अर्थ देखेंगे आज चौथी कविता के बारे में। चौथी हाइकू है। देखिए, इसके पहले पंक्ति में 5 वर्ण है, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण है और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण है। इस तरह 17 वर्णों की ये छोटी सी कविता होती है। देखेंगे हम यहाँ पर चौथी छोटी सी कविता हाइकू जो विकास परिहार जी ने लिखी हुई है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। क्या है? देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग वसंत के विविध रंग लेकर आता है। अतः वसंत ऋतु इस प्रकृति में हर तरफ आनंद और उल्लास समाया जाता है। हमारा मन उमंग से भर जाता है। हर ओर हरियाली, फूल पौधे खिले हुए होते हैं। हम सभी को कुछ समय के लिए इस निसर्ग के प्राकृतिक रूप को देखकर हम अपनी चिंताओं को, परेशानियों को भूलकर इस वसंत ऋतु के रंग में रंग जाते हैं और आनंद लेते हैं। अब इस फागुन महीने की विशेषता क्या होती है? फागुन महीना यानी क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे यह एक प्रकृति का आनंदमय त्योहार होता है। फागुन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पीले रंग की विशाल चादरें बिछी दी गई है। यानी सरसों के फूलों से ऐसा लगता है कि इस धरती पर एक पीले रंग की चादर इस निसर्ग ने, इस प्रकृति ने बिछाई हुई है। उसके बीच में अलसी के नीले नीले फूल पीले रंग पर छाप जैसे लगते हैं। इस चादर के बीच में जो नीले फूल दिखते हैं, जो अलसी के होते हैं, जिसे हम मराठी में जवस कहते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लग जाते हैं। इसी फागुन महीने में पलाश, जिसे हम पड़स कहते हैं, इसके ऊपर लाल रंग के फूल हमें दिखाई देते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हो। जब हम किसी पलाश को देखते हैं वनों में, तो दूर से ऐसा आभास होता है कि यह लाल रंग यानी उस पेड़ को लगी हुई आग की लपटें होंगे। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोंपले आ जाती है। गुलाबी रंग के कोंपले यानी छोटे छोटे जो जिसे हम पत्ते कहते हैं, वह आ जाते हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्रों से सज गए हो। यानी यह पेड़ गुलाब रंगों से सजे हुए हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में ही तो रंगों का त्योहार, जिसे हम होली कहते हैं। देखिए, निसर्ग में, प्रकृति में भी रंगों का त्योहार होता है और हम मानवों में भी यह त्योहार, होली का त्योहार आता है। जब चारों ओर तरह तरह के रंगों
और अबीर गुलाल की बहार आ जाती है। लोग खुशी से एक दूसरे को रंगों को सराबोर कर दे रहे हैं। और ऐसी प्रकृति में देखिए हम अपने चिंताओं को, निराशाओं को भुलाकर हमारे जीवन में भी हम रंग भर देते हैं, उमंग का, आनंद का, त्योहारों का। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से रंग जाते हैं। इसलिए इस हाइकू में कहा गया है कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस तरह यह फागुन महीना हमारे जीवन में भी यह रंगों का त्योहार यानी निराशा दूर कर आनंदमय त्योहार हमारे जीवन में लेकर आता है। देखिए यह हाइकू पांचवी है, बहुत ही सुंदर है। कवि विकास परिहार जी ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। देखिए क्या है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्यारा। हम गुलाब का फूल देखते हैं, फूल की ओर देखने से हमारा मन भी फुलायमान हो जाता है। लेकिन यह फूल फुलायमान करने के लिए क्या क्या कर सकता है? देखो, यह गुलाब का फूल कहाँ खिलता है? कांटों के बीच खिलता है, यानी वह संकटों के बीच खिलता है, तभी वह खिलखिलाता रहता है, आनंदमय रहता है और वह हमें एक प्रकार की प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से, संकटों से, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, हमें उससे सामना करना चाहिए और उस संकटों से हमें पार होना चाहिए और उसमें भी आनंद लेना चाहिए। प्रस्तुत हाइकू में जीवन में संघर्ष एवं समस्याओं का महत्व प्रतिपादित किया है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में भी रहकर खिलता है तो अधिक सुंदर तो लगता है, साथ ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में आई बाधाओं को, देखिए मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं क्या है? समस्या है, विपत्ति है। यहां पर इन समस्याओं, विपत्तियों को, घोर निराशाओं को कवि ने कांटों की उपमा दी है। इन कांटों को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं। हम अपने कार्य करते रहने से हमारा कार्य वह सुगंधित हो सकता है, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। हम अपने महापुरुषों का उदाहरण लीजिए। क्या महात्मा ज्योतिबा फुले अपना जो कार्य कर रहे थे, उन कार्यों में इन समाज कंटकों ने भी अनेक कांटे उनके कार्यों में बिछाए हुए थे, लेकिन महात्मा फुले जी भी इन कांटों को दूर करते हुए अपना कार्य आनंद से करते रहे, तभी तो इस संसार में वह आज भी अमर रहे हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। इस तरह वे हमें प्रेरणादायी बन गए। जैसे रुकने वाला पानी सड़ता है, बहता हुआ पानी अच्छा होता है, लेकिन वही पानी अगर रुक गया तो वो पानी सड़ता है, पीने लायक नहीं रहता। रुकने वाला पहिया डाटा, अगर पहिया चलता रहेगा तो पहिया अच्छा रहता है, और वही पहिया रुक गया तो उसे गंज लग जाता है। रुकने वाली कलम न चलती, कलम यानी अपना पेन, देखो उसे 1-2 माह तक इस्तेमाल न कीजिए, बाद में वह पेन या कलम चलेगी नहीं। और विशेष बात, रुकने वाली घड़ी न चलती। अगर घड़ी जो एक जगह पर रख दी, चालू घड़ी रख दी, तो वह रुक जाती है, बाद में वह चलती नहीं। उसी तरह समस्याओं को पहचान कर
हमें सामना करना चाहिए, न कि उन समस्याओं में हमें उलझ कर उन समस्याओं में हमें अपना मार्गक्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। हमारे जीवन में संकटें होंगे, परेशानी होंगे, तभी तो हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा जीवन यह दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन सकता है। हमारे जीवन में अगर आनंद ही आनंद होंगे, खुशियां ही खुशियां होंगे, तो हमारा जीवन वहीं पर रुक जाएगा। आगे की हाइकु छठी। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। कुंठा यानी घोर निराशा। बहुत ही सुंदर सी जो छोटी सी कविता है, हाइकु है। क्या बताया है कवि ने? भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा, अपने मन में घिरी हुई निराशा जो है वो बाहर नयन रूपी द्वार से बाहर आ जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। देखो छात्रों, आपको भी इसका अनुभव आता होगा। आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपको कई बार कहते होंगे कि आप आज क्यों निराश हो, क्योंकि उन्हें पहचान में आता है कि आपका चेहरा, आपकी आंखें, आप अगर निराश होंगे तो आपके चेहरों पर यह भाव उमड़ जाते हैं। मनुष्य जब आनंदित होता है तो उसका चेहरा, उसकी आंखें वह भी आनंदित हो जाती है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अन्य अतृप्ति की भावनाएं, जिसे हम कुंठा कहेंगे, जिसे हम घोर निराशा कहें, उसके चेहरे पर एवं आंखों में उतरती है। उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है, इसका पता हम उसके आंखों से, उसके चेहरे से पहचान सकते हैं। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता के अवगत करें। इस तरह जो निराश होने वाला मनुष्य होगा तो उसे, हमें उसके उस निराशा से बाहर निकलना होगा, न कि उसे उस निराशा में के खाई में और अंदर तक ढकेलना नहीं चाहिए। उस निराशा को बाहर निकलने के लिए एक अच्छा मित्र बनकर उसी निराशा से दूर करना चाहिए, उसे आनंदित करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आनी चाहिए। हमें मनुष्य के चेहरे और आंखें पढ़ने आनी चाहिए, ताकि हम अपने दोस्तों को, हम अपने मित्रों को, मनुष्यों को उन कुंठाओं से, उन घोर निराशाओं से दूर करके उन्हें आनंदित कर सकते हैं और वह निराशा से दूर होकर अपना जीवन आनंदित से व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। और जब मनुष्य की यह भीतरी कुंठा, भीतरी निराशा मनुष्य के आंखों से आंसू बहकर बाहर आएगी, तो वह निराशा दूर होकर वह मनुष्य उन कुंठा से बाहर आकर अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। छात्रों, यहाँ पर हम रुकेंगे। आगे की हाइकु हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।